वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। सभी कैंडिडेट को गुड मॉर्निंग। जिनका जिनका आज 14 मार्च को बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, सभी को शुभकामनाएं। एक बार पुनः सभी को बेस्ट ऑफ लक मास्टर माइंड ऑफ जीके की तरफ से। जैसा कि मैं वादा किया था फ्रेंड्स कि एग्जाम के टाइम लास्ट तक मैं मास्टर वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो फ्रेंड्स आज भी एक मास्टर वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें टोटल 240 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरह से आपका रिवीजन वीडियो है, फास्ट रिवीजन है फ्रेंड्स। तो इसमें ज़्यादा जल्दी क्वेश्चन मैं पढ़ता चलूँगा क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। ठीक फ्रेंड्स, तो परीक्षा के पहले एक बार पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इससे 2 4 5 के प्रश्न पक्का आने वाला है। ठीक है, और इसका PDF भी टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा फ्रेंड्स, और अपना वेबसाइट पे भी डाल दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा वीडियो देखने के बाद में। देखिए आप यहाँ पर दिख रहा है आपका जो आपका वाटर मार्क में लिखा हुआ है फ्रेंड्स। देखिए यही चीज़ आपको गूगल में सर्च करिए तो आएगा। देखिए लिखा हुआ है आपका GK मास्टरमाइंड। ठीक है, GKmastermind.com। तो ये अगर आप गूगल में सर्च करिएगा फ्रेंड्स तो आपका ये आ जाएगा मेरा होम पेज, और वहाँ पर बहुत सारा प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो कम समय विद इन शॉर्ट स्पेन टाइम में आप उसको रिवीजन कर सकते हैं, जो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप एग्ज़ाम देते जाते समय ट्रेन में बस में भी उसका रिवीजन आप कर सकते हैं, तो वो सब एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखिए आप लोग के लिए मैं भी मेहनत कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो आप लोग का भी फर्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोग भी मेहनत खूब करें। जब मैं इतना मेहनत कर सकता हूँ फ्रेंड्स, तो आप लोग भी मेहनत कर सकते हैं। सोच सकते हैं फ्रेंड्स अभी तक मैं जागा हूँ और अभी मैं आप लोग को मास्टर वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए फटाफट देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, देखिए पहला आपका बायोलॉजी से लगभग 50 से 60 प्रश्न है फ्रेंड्स, क्योंकि साइंस का बहुत कम वीडियो में अपलोड किया था, इसलिए पहले बायोलॉजी से लिया हूँ। उसके बाद करंट अफेयर्स है और जीके जे सभी तरह के प्रश्न इसमें शामिल है। आज का पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है। तो कार्बोहाइड्रेट है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में संग्रहित होता है। इसी से संबंधित एक और प्रश्न दोनों पूछा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा ये कोई नहीं जानता है। दूसरा प्रश्न है कि मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है। देखिए इसमें क्वेश्चन भी है, आंसर भी है। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है, कौन करता है? तो यकृत करता है। अब देखिए दो सवाल कैसे हुआ। एक सवाल तो आपका ये बढ़ गया कि कार्बोहाइड्रेट किस रूप में मानव शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में। और कहाँ होता है? तो आपका यकृत में इसका भंडारण होता है। ठीक है, यकृत अर्थात लीवर में। तीसरा नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक एडवर्ड जेन्नर को कहा जाता है। अगला सवाल 4 नंबर सवाल को देखिए, रुधिर वर्ग का खोज किसने किया था। रुधिर वर्ग कहिए या तो क्या कहे फ्रेंड्स, ब्लड ग्रुप। ठीक है, रुधिर वर्ग कहे या तो क्या कहे, ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? तो आपका कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। और रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था? तो आपका विलियम हार्विड किया था। सभी को याद करते चलिए, रिवीजन वीडियो फ्रेंड्स, फटाफट रिवीजन। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 5 को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्मजीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो लुई पास्चर को सूक्ष्मजीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। देखिए इससे संबंधित 3 VVI महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, सभी को देखें। सूक्ष्मजीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लुई पास्चर को कहा जाता है। और रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किया था। और तीसरा हो गया कि दूध का जो पास्चुराइजेशन होता है उसका खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। तीनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी को याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर क्या आप पढ़ा रहे हैं उससे लड़ेगा। 100% लड़ेगा फ्रेंड्स। अब बहुत सारा मैं पढ़ाया हूँ, आप लोग अगर उसको संग्रह करके याद करके नहीं रखिएगा फ्रेंड्स, तो कैसे पता चलेगा कि मैंने पढ़ाया जो आपको आया है नहीं आया। तो करीब करीब तो मैं सभी प्रैक्टिस बुक से आपको क्वेश्चन बताया हूँ फ्रेंड्स, साथ साथ में करीब करीब हर एक टॉपिक को मैं टच किया हूँ। तो जो विद्यार्थी को हर एक टॉपिक जो मैं बताया हूँ याद होगा फ्रेंड्स, उन्हीं को पता चलेगा कि मैं जो बताया हूँ वो एग्जाम में आया है नहीं आया है। कहाँ से आएगा? टोटल सिलेबस से मैं बता रहा हूँ। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, सभी टॉपिक जब याद रहेगा तभी आपको पता चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे भी आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल जिस तरह से पूछा जाता है उसी तरह से मैं आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो सवाल नंबर 5 का राइट आंसर लुई पास्चर। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि सूक्ष्मजीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लुई पास्चर को। और साथ ही साथ फ्रेंड्स मैंने जो बताया आपका रेबीज के टीका का खोज और दूध का पास्चुराइजेशन का खोज लुई पास्चर ने किया था। सवाल नंबर 6 को देखिए, सवाल नंबर 6, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक वनस्पति का, तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहता है? तो लिनियस को कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, सिर्फ वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहता है? अगर याद है आपको फ्रेंड्स तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए सवाल नंबर देखते हैं कौन कौन बताते हैं फ्रेंड्स। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक तो हम बता दें लिनियस।
और वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, बहुत बार बता चुका हूँ। जैसे चिकित्सा विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो आपको हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, सब बताया हुआ है। और आपका जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक लिनियस को कहा जाता है। सिर्फ वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। 7 नंबर सवाल को, तो घास का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसका सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, सभी मैं बहुत बार बता चुका हूँ। जैसे पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है, ये सब याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन होता है, पैडोलॉजी में मृदा मिट्टी का अध्ययन होता है, तो सबका याद रखिएगा टोटल कॉन्सेप्ट। डेंड्रोलॉजी में क्या होता है, डेंड्रोलॉजी एक हो सकता है सवाल पूछा जाए, डेंड्रोलॉजी में आपको झाड़ियों का अध्ययन होता है, तो सब याद रखिएगा। सवाल नंबर 8 को देखिए, जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। जीव जातियों के नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन आपको टैक्सोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। टैक्सोनॉमी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, वर्गीकरण होता है, वर्गीकी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जीव जंतुओं के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन आपको टैक्सोनॉमी में होता है। सवाल नंबर 9 को देखिए फ्रेंड्स, कि विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ये सवाल तो आपको बहुत बार पूछा जा सका है फ्रेंड, पूछा जा चुका है, और हो सकता है कि आपको ये आपका पूछा जाए, ठीक है, हो सकता है आपका ये फिर से सवाल आपको पूछा जाए, तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखिएगा कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो चार्ल्स डार्विन ने किया था फ्रेंड्स, और इन्होंने एक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक लिखा था, ये भी याद रखिएगा। साथ में नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत भी चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो 3 में से एक सवाल तो पक्का पूछा जाएगा। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स, कि पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है, तो नीलहरित शैवाल की उत्पत्ति सबसे पहले मानी जाती है। सवाल नंबर 11 को देखिए फ्रेंड्स, जीवाणुओं में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, तो किस प्रकार का, देखिए इस तरह से रहता है फ्रेंड्स, 7S राइबोसोम आपका ये प्रकार है सॉरी। तो जीवाणुओं में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, तो आपको इस प्रकार का पाया जाता है। इसका PDF भी मैं फ्रेंड्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, तो एग्जाम के पहले जाते जाते एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। फिर सवाल नंबर 12 है आपका, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था। VVI सवाल फ्रेंड्स कल हो सकता है पूछा जाए, तो ये किसी ने, हेक्टेटर ने किया था। हेक्टेटर ने आपका 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था, तो आपका ह्वीटेकर ने किया था, याद रखिएगा। सवाल नंबर 1 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बार बार रिपीट होता है। द्विनाम पद्धति जीवों के नामकरण की पद्धति है, बिल्कुल सही है। द्विनाम पद्धति है जो जीवों के नामकरण की पद्धति है, इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो कार्ल लिनियस ने आपका द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया था। यीस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं, ये सब फफूंद के अंतर्गत आते हैं। यीस्ट और मशरूम किसके आते हैं, फफूंद यानी कवक के रूप में आते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला सवाल आपका है कि चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं, इसका सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। जीरोफाइट, हेलोफाइट, लिथोफाइट सबका कर लीजिएगा, ठीक है, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। तो चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं, तो लिथोफाइट्स कहलाते हैं, जिसे हिंदी में आपको शैलोद्भिद कहा देगा, तो इसमें कन्फ्यूज्ड नहीं होना है। कहीं कहीं पर हिंदी दिया रहता है शैलोद्भिद, शैलोद्भिद के ही अंग्रेजी होता है लिथोफाइट्स। अगला ऑप्शन से, लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है, तो जो लीची का फल है उसको एक बीजी बेरी के अंतर्गत रखा गया है। सवाल नंबर 17 को देखें, शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं। देखिए किस तरह से क्वेश्चन को घुमाया जाता है, इसलिए मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। पूछा जाता है मरुस्थल में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है, तो जीरोफाइट्स कहा जाता है, सभी जानते हैं मरुस्थल में। अब देखिए शुष्क जलवायु, तो शुष्क जलवायु कहाँ हो गया फ्रेंड्स, आपका मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं, तो जीरोफाइट्स कहते हैं, या तो मरुद्भिद कहते हैं, ठीक है। इस तरह से देखिए क्वेश्चन को मॉडरेट किया जाता है, बाकी सब थीम वही रहता है फ्रेंड्स, तरीका अलग हो जाता है। और तरीका अलग होने के कारण आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ज़्यादा पढ़ के याद रखिएगा फ्रेंड्स, तो आपको याद सभी क्वेश्चन बना सकते हैं। जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। देखिए इसको मॉडरेट किस तरह से करता है क्वेश्चन, कभी दे देगा एम्फीबियन दे देगा, कहीं उभयचर दे देगा। तो देखिए जल और स्थल पर रहने वाले को सिंपल सब जानते हैं उभयचर कहते हैं, लेकिन इसका अंग्रेजी भी याद रखना पड़ेगा। एम्फीबियंस इसका होता है, ठीक है, माने उभयचर होता है, जिसमें मेढक है जो उभयचर प्राणी है। चलिए अगला सवाल को, 19 नंबर सवाल को ये भी देखिए, सीप, घोंघा, कौड़ी, कटल फिश किस संघ के प्रमुख जीव है, सभी मोलास्का संघ के जीव है, ठीक है। सीप, घोंघा सभी है जो मोलास्का संघ के जीव है। अगला सवाल आपको देखिए फ्रेंड्स, कि प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है। देखिए इसको भी 2 तरह से पूछता है, प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से, प्रोटीन तथा लिपिड से बना होता है। कहीं पर देगा लाइपोप्रोटीन से रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स, लाइपोप्रोटीन के बनी है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होता है, प्रोटीन प्लस लिपिड हो गया यानी लाइपोप्रोटीन हो गया, तो कहीं पर ये देगा कहीं पर ये देगा। तो प्लाज्मा झिल्ली आपका प्रोटीन तथा लिपिड या तो लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। सवाल नंबर 21 को देखिए फ्रेंड्स, 21 नंबर है, किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें टोटल 240 प्रश्न है, आपके पास समय बहुत कम, इसलिए फास्ट कर रहा हूँ।
किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। अगला सवाल को देखते हैं, किस कोशिका की पाचन किसी यहाँ पर किसे होगा, किसे कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को कोशिका का पाचन थैली कहा जाता है। साथ साथ में आत्महत्या की थैली भी इसे कहा जाता है। पाचन की शैली इसी को कहा जाता है फ्रेंड्स, कोशिका की पाचन थैली लाइसोसोम को, और आत्महत्या का भी इसी को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागिरी कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जागिरी। अगला सवाल, जीन शब्द देखिए, जीन शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है पूछा जाए, जॉनसन ने किया था। जीन शब्द जॉनसन ने किया था। अगला सवाल है, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी? तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। अगला सवाल को देखते हैं, ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किस कोशिका अंग को प्रदान की गई? बहुत अच्छा सवाल। तो किसको? गोल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का ये अंग है जिसको ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, गोल्जी काय को। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी को क्या कहा जाता है? हार्मोन कहा जाता है। याद रखिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड्स? आपका देखिए कैल्सिफ्रोल है ना। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का होता है आपका कैल्सिफेरॉल होता है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सिफेरॉल है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 27 को देखते हैं। सवाल नंबर 27 है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है? बहुत ही अच्छा सवाल। तो ट्रिप्सिन है जो आपका प्रोटीन के पाचन में सहायक है। अगला सवाल को देखते हैं कि मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया छोटी आंत में संपन्न होती है, और भोजन का पचे हुए भोजन का अवशोषण भी आपका छोटी आंत में होती है, ये भी याद रखिएगा। 29 नंबर सवाल को देखें कि कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? तो कौन सा एंजाइम है फिर? तो रेनिन। ये आपका बच्चों में ज़्यादा स्रावित होता है। ठीक है, तो रेनिन से आप एंजाइम है जो दूध को पचाने में सहायक होती है। 30 नंबर सवाल को देखें, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? लीवर में होता है। ठीक है, लीवर यानी यकृत में होता है, जो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। अगला सवाल को देखिए अपने, हेपेटाइटिस, ठीक है, मानव शरीर का कौन सा अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस को आप क्या कर सकते हैं? पीलिया रोग, जॉन्डिस भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है? यकृत अर्थात लीवर है जो आपसे डैमेज होता है। ठीक है, इससे भी एक सवाल पूछा जाएगा, किस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? जैसे टाइफाइड से क्या होता है? ठीक है फ्रेंड्स, उसके कोढ़ से क्या प्रभावित होता है, उसी तरह से हेपेटाइटिस से क्या प्रभावित है, सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, सब पहले पढ़ाया हुआ है सभी फ्रेंड्स। अगला है सूखा रोग अर्थात रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आ गया फ्रेंड्स, आपका सूखा रोग किससे विटामिन से? तो देखिए, रिकेट्स रोग को ही सूखा रोग कहा जाता है, बच्चों में ज़्यादा होता है, ये विटामिन डी के कमी से होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सिफेरॉल, अभी बताया था फ्रेंड्स, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है, ये भी याद रखिएगा। सवाल नंबर 33 को देखिए, संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? देखिए क्वेश्चन किस तरह से मॉडरेट किया जाता है, इसलिए मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें। अब दो क्वेश्चन है, देखिए आप दोनों समझ जाइएगा। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए को कहते हैं। इसी सवाल को देखिए इस तरह से घुमा के पूछा जाता है, कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं? देखिए विटामिन ए हो गया। ठीक है, तो मॉडरेट इसी तरह से किया जाता है। तो वो लोग क्या चाहता है फ्रेंड्स को, आपका दिमाग का टेस्ट लेता है, इसलिए क्वेश्चन को इस तरह से घुमाता है। तो जिसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा फ्रेंड्स वो नहीं बनाएंगे। बाद में आप लोग बोलिए नहीं याद करके फ्रेंड्स जाइएगा तो बोलिएगा सर ने जो बताया कुछ आया ही नहीं। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर एक टॉपिक को मैं टच किया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, जब क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स तो आप बाद में पता चलता है, तो मैं देखता हूँ तो करीब करीब मैं सभी को सोल्व करता हूँ। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, मैं पढ़ाते पढ़ाते मुझे सारा याद है और मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूशन करता हूँ। तो इसी तरह से आपको भी करना पड़ेगा। तो आपका हो गया फ्रेंड्स, कौन सा विटामिन शरीर के रोगों को प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए। चलिए सवाल नंबर 35 को देखिए, अनाज के छिलके मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? अनाज का जो छिलका में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आपका B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, याद रखिएगा। B2 के राइबोफ्लेविन है। विटामिन सी का अस्कॉर्बिक एसिड है, सभी को याद रखिएगा। ठीक है, विटामिन ए का रेटिनॉल है। तो सबका एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा फ्रेंड्स। और बी और सी विटामिन जल में घुलनशील है। बाकी ए डी के है जो किस पे है? वसा में घुलनशील है। तो ये सब भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, सही बताया हुआ है। देखिए मॉडरेट किससे क्वेश्चन किया जाता है, कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? सभी जानते हैं विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। तो देखिए क्वेश्चन मॉडरेट किया है कैसे, कि कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी होता है? क्या होगा ऑप्शन में? आंवला रहेगा, अमरूद रहेगा, केला रहेगा, सेब रहेगा, इस तरह से रहेगा फ्रेंड्स, या टमाटर रहेगा, कुछ भी रहे। लेकिन आंवला में क्या विटामिन सी का भरपूर स्रोत है, इसलिए आंवला इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कर्वी रोग के लिए। चलिए सवाल नंबर 38 को देखिए, पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? ये भी मॉडरेट किया हुआ है। कभी पूछेगा फ्रेंड्स कि जाइलम से का क्या फंक्शन है, जाइलम का क्या कार्य है? अब देखिए पूछ रहा है पादप पेड़ पौधे में
किस संरचना द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? तो जाइलम के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है फ्रेंड्स। यह है जो आपका क्या है, पेड़ पौधे का उत्तक है। जाइलम होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, फ्लोएम होता है। दोनों मैं बता चुका हूँ, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम है जो आपका खनिज लवण जल है जो पेड़ पौधा के सभी जगह पहुँचाता है, और जो फ्लोएम है फ्रेंड्स वो क्या करता है, खाद्य पदार्थ जो पत्ते में बनता है उसका संवहन करता है। तो खाद्य पदार्थ का संवहन आपका फ्लोएम करता है और जाइलम जल का करता है। तो सभी का रिपीट करें फ्रेंड्स, ये रिवीजन वीडियो है, कन्फ्यूज नहीं होना है एग्जाम में फ्रेंड्स, पूरा बोल्डली एग्जाम देना है, ज़्यादा डरना नहीं है, ठीक है। इत्मीनान से फ्रेंड्स OMR शीट अच्छी तरह से भरिएगा, वो भी मैं बता चुका हूँ, उसके संबंधित वीडियो बना दिया हूँ प्लेलिस्ट में, जा करके या तो चैनल पर जा करके देख लीजिएगा। OMR शीट में तो बिल्कुल गड़बड़ होनी ही नहीं चाहिए। और मैं एक रिक्वेस्ट किया था फ्रेंड्स कि आप लोग जो एग्जाम देने जाते हैं तो अपना सुरक्षा को जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखते हैं कि इस तरह की कुछ घटना घट जाती है फ्रेंड्स, जिससे क्या होता है, बहुत सबको बुरा लगता है, उनका परिवार सब कोई मतलब कि सबका सपना टूट जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग अपना सुरक्षा बहुत जरूरी है, ठीक है। अपना सुरक्षा, आप सुरक्षित रहिएगा तभी तो नौकरी करिएगा फ्रेंड्स। आप सुरक्षित रहिए, आपसे बहुत सारे पूरे परिवार की आशा लगे रहते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग जरूर समझिएगा। ऐसा नहीं कि आपको कुछ होगा तो आपको तकलीफ होगा, आपके पूरे परिवार को तकलीफ होता है। तो अपना सुरक्षा को प्राथमिकता हर हाल में देना, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट रहे जिनके साथ कुछ भी इस तरह की घटना न घटे जिससे चोट लगे और कुछ भी हो सके, तो अपना प्राथमिक सुरक्षा आप लोग जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। एग्जाम में लेट हो फ्रेंड्स, लेट हो रहा है, कुछ हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जल्दी जल्दी में कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अच्छी तरह से जाइएगा और 9 बजे आप लोग वहाँ एग्जाम में हॉल में जरूर पहुँच जाइएगा, ठीक है। 9 बजे तक पहुँच जाइएगा फ्रेंड्स। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जो कुछ भी होगा फ्रेंड्स आपका 8-9 बजे जो भी होगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो भी मेरे पास कुछ भी मटेरियल रहेगा फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में जरूर शेयर करूँगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला है केचुए अथवा जोक पर नमक छिड़क। हाँ, ये सवाल तो हो गया था फ्रेंड्स कि पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है, जाइलम फ्लोएम। अब 39 नंबर सवाल है कि केचुए अथवा जोक पर नमक छिड़कते ही, ठीक है फ्रेंड्स, छिड़कते ही यहाँ होगा, छिड़कते ही वो मर जाता है। तो किस कारण से मर जाता है फ्रेंड्स, ये प्रसारण प्रभात के कारण, प्रसारण प्रघात होगा, ठीक है। टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है जल्दी में, प्रसारण प्रघात के कारण ऐसा होता है, ठीक है। प्रघात होगा, यहाँ पे प्रघात होगा कि जब देखिए केचुए जोंक होता है फ्रेंड्स, उसमें नमक डालिएगा, साल्ट डालिएगा तो क्या मर जाता है, जल्दी मर जाता है। तो क्यों ऐसा होता है, तो प्रसारण प्रघात के कारण ऐसा होता है। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में दिया रहेगा फूल से, तना से, पत्ती से, इस तरह से। तो जो अफीम है जो फ्रेंड्स आपका फूल से होता है, प्राप्त होता है, किससे, फूल से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल को देखते हैं, कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, ये भी सवाल अच्छा है। तो कॉफी जो कहवा है फ्रेंड्स आपका बीज से होता है। कॉफी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कहवा कहते हैं। कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है फ्रेंड्स, आपका ब्राजील है। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, मैक्सिको है, ठीक है, याद रखिएगा ये सब। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं, ये सवाल तो बहुत बार पूछा है। तो टोटल इसे पूछेगा तो 24 हो जाएगा फ्रेंड्स, और जोड़े पूछेगा तो कितना, 12 जोड़ी पसलियाँ आपका पाया जाता है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल लग रहा है फ्रेंड्स, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं। तो 20 दांत है जो अपने जीवन में 2 बार होते हैं, ठीक है, विकसित होते हैं। अगला सवाल को देखिए, 44 नंबर सवाल को, मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 28 होती है। खोपड़ी में कितना होता है, 28 होता है। चलिए अगला सवाल को 45 नंबर सवाल को देखते हैं, किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है। ये अचल संधि के द्वारा हमारी खोपड़ियों की अस्थियां जुड़ी होती है। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, 46 नंबर की, श्वसन में बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है। तो जब हम श्वसन करते हैं फ्रेंड्स, तो अब जब छोड़ते हैं तो उसमें कितना, 4% कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा निकलती है, कितना, 4% रहता है। अगला फ्रेंड्स कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपका रुधिर यानी रक्त के द्वारा होता है। रक्त क्या है फ्रेंड्स, एक तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण है। हो सकता है कल पूछ दे कि रक्त क्या है, तो तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण है, ठीक है। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि मानव शरीर में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है। हम लोग जो श्वसन करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए एवरेज निकाला 10 से 12 बार 1 मिनट में हम लोग श्वसन करते हैं। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ओलोरी कल्चर, पीसी कल्चर, सेरी कल्चर, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो सब्जी का अध्ययन किस में किया जाता है, ओलोरी कल्चर। इसका ट्रिक भी है फ्रेंड्स, ओल देखिए एक शब्द होता है, ठीक है, ओल एक शब्द होता है, एक सब्जी का प्रकार है ओल सब्जी है फ्रेंड्स, तो ओलोरी कल्चर। तो ओलोरी कल्चर के अंदर क्या हो जाएगा, सब्जी का अध्ययन, इस तरह से याद रखें। लार का pH मान सबका रखिएगा फ्रेंड्स, इसका कॉन्सेप्ट देख लिए, एक प्रश्न इससे आने वाला है। लार का pH मान कितना होता है, 6.8 होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सिर्फ यही याद रखते हैं, बाकी सब नहीं रहते, जैसे नींबू का 2 पॉइंट
कितना 2 होता है। अगर ये सब भुला जाते हैं फ्रेंड्स तो कैसे आपका क्लियर हो, कैसे बना करके आइएगा। तो फिर बाद में कहिएगा सर आपने तो बताया था सिर्फ लार का अध्ययन इस वीडियो में। तो देखिए मैं करीब करीब सभी का मैं बता चुका हूँ, लार का बता चुका हूँ, मूत्र का बता चुका हूँ, नींबू का बता चुका हूँ, ठीक है। तो सब बता दिए, तो सबको आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो लार का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स, तो 6.8 होता है। नींबू का कितना होता है, तो 2.2 होता है। और आपका नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो याद रखिए लार का कैसा हो गया, तो लार का आप जो प्रवृत्ति पूछा जाएगा इसी तरह से घुमाएगा फ्रेंड्स कि लार की प्रवृत्ति कैसी होती है। अब देखिए 6.8 है तो कितना 7 से कम है, 7 से जब कम है फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो मॉडरेट इस तरह से क्वेश्चन किया जाता है, ऐसा नहीं कि हूबहू आपको यही पूछ दिया जाएगा। तो देखिए मैं सब सारा बताया हूँ कि नहीं है। देखिए पीएच स्केल का खोज किसने किया, मैंने बताया है सोरेनसन ने। उसके बाद में पीएच स्केल से क्या मापा जाता है फ्रेंड्स, किसी भी द्रव का क्या अम्लीय है या क्षारीय मापा जाता है। पीएच स्केल में टोटल कितने मापक होते हैं, तो 1 से लेकर के 14 मापक होते हैं, ये भी याद रखिएगा। पीएच स्केल में 1 से लेकर के 14 मापक होते हैं। पीएच स्केल का खोज किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। और देखिए मान ली कोई भी विलियन है उसका पीएच मान 7 है तो वो कैसा होगा, आपका उदासीन हो जाएगा। जैसे शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, उदासीन होता है। 7 से कम रहता है तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक रहता है तो क्षारीय होता है। अब देखिए इतना समझ गए, तब देखिए लार का पीएच मान कितना होता है, 6.8 होता है। तो लार का प्रवृत्ति कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। आप समझे, तो इस तरह से क्वेश्चन को मॉडरेट किया जाता है। इसी तरह से आपको पढ़ना होगा अगर नौकरी लेनी है तो, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि ये सब पढ़ाई आपका बेकार जाएगी, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है। सभी आपका जो रेलवे ग्रुप डी है, एनटीपीसी और जो बिहार पुलिस फायरमैन है फ्रेंड्स, एसएससी जीडी, इसके बाद आपको एसएससी जीडी की फुल तैयारी सिलेबस के अनुसार कराया जाएगा फ्रेंड्स। तो सभी में ये सब काम आएगा, अभी से पढ़ते रहिएगा तभी बेस बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला सवाल है फ्रेंड्स, आप लोग भी अपना दोष ले, सिर्फ हम लोग पे टीचर पे अपना ब्लेम करने से नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। मैं तो करीब करीब सभी टॉपिक बता रहा हूँ, लेकिन जब आधी नहीं करेगा फ्रेंड्स तो कैसा होगा। चलिए सवाल नंबर कितना हो गया, 50 का आपका हो गया, 6.8 होता है लार का। 51 नंबर सवाल को देखिए, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ किस अंग में अवस्थित होती है, अग्नाशय ग्रंथि में। अब कोई जरूरी नहीं फ्रेंड्स कि आपका यही प्रश्न पूछा जाए। अब देखिए अग्नाशय ग्रंथि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पैंक्रियाज ग्रंथि कहते हैं। पैंक्रियाज ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। पैंक्रियाज ग्रंथि कैसा ग्रंथि है, तो यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह के ग्रंथि है। अब देखिए कितना सवाल बना। फिर है लैंगरहैंस की दीपिकाएँ किस अंग में उपस्थित होते हैं, अग्नाशय ग्रंथि में स्थित होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को इस तरह से जब पढ़िएगा फ्रेंड्स तभी आप पकड़ पाइएगा, ठीक है। अगला सवाल आपका है कि जठर ग्रंथियाँ किस अंग में पाई जाती है, आमाशय में पाई जाती है जठर ग्रंथियाँ, याद रखिएगा। अगला सवाल को, इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है, जस्ता धातु इंसुलिन में उपस्थित होती है। अगला सवाल है आपका, लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती है, तो प्लीहा स्प्लीन में नष्ट होती है। अब देखिए कोई जरूरी नहीं यही क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है पूछे लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना है, तो 120 दिन लगभग होता है, ठीक है। और एक होता है फ्रेंड डब्ल्यूबीसी होता है जो आपका श्वेत रक्त कणिकाएं, इसका जीवन काल कितना होता है, तो मात्र 3 से 4 दिन होता है। तो दोनों को याद रखिएगा। अब पूछेगा कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मैरो अस्थि मज्जा में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ाई करनी होगी। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स कि किस हार्मोन के स्राव यहाँ पर होने से हृदय गति बढ़ जाती है, किस हार्मोन के स्राव होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। एड्रीनिल हार्मोन के स्राव से ऐसा होता है कि आपका हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजना अनुभव होता है, कौन सा, एड्रीनिलिन हार्मोन से। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स देखिए, ये भी बार बार पूछा जाता है, एस्ट्रोजन किस प्रकार के हार्मोन है, तो मादा हार्मोन है। अब पूछ देगा हो सकता है कि टेस्टोस्टेरोन के बारे में, टेस्टोस्टेरोन किस प्रकार का हार्मोन, ये नर हार्मोन है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, गलसुआ रोग किसके कारण होता है, इसका आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। वायरस से कौन कौन सा रोग होता है और जीवाणु से, बहुत पहले से मैं कहता रहा हूँ। तो गलसुआ रोग किसके कारण होता है, वायरस अर्थात विषाणु कारण होता है। चेचक किसके कारण होता है, आपका विषाणु कारण होता है। पोलियो किसके कारण होता है, विषाणु कारण। एड्स किसके कारण होता है, विषाणु कारण। तो ये सब आप लोग, रेबीज किसके कारण होता है, विषाणु के कारण। तो ये सब का कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल को देखते हैं, कौन सा टीका नवजात शिशु को जन्म के बाद तुरंत लगाया जाता है। बार बार बताता हूँ क्वेश्चन कि बच्चे को जब जन्म लेता है उसके बाद तुरंत में आपको बीसीजी का टीका लगाया जाता है, ठीक है। बीसीजी का टीका फ्रेंड्स आपको टीबी से बचाने के लिए होता है ना, यानी बीसीजी का टीका नवजात शिशु को जन्म के बाद तुरंत लगाया जाता है। अगला सवाल आपको देखिए पूछा है, रक्त में आरएच क्या है, ठीक है। आरएच फैक्टर के बारे में क्या है, तो आरएच रक्त में क्या होता है, प्रतिजन होता है, ठीक है। याद रखिए आरएच क्या होता है, रक्त में प्रतिजन होता है। रक्त क्या है, तो अभी बताया कि एक तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण है, ये भी याद रखिएगा।
अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, कोरोना वायरस मानव में किस प्रकार के संक्रमण करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, श्वसन संक्रमण उत्पन्न करता है। सभी को पता है जो कोरोना वायरस है फ्रेंड्स। तो कोरोना वायरस से संबंधित एक पोस्ट भी लिख दिया हूँ फ्रेंड्स, और उसका भी नोटिफिकेशन मैं बार बार दे रहा हूँ, और फ्रेंड्स उसका भी लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर करके फ्रेंड्स आप कोरोना वायरस वाला जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका श्वसन संक्रमण उत्पन्न करता है कोरोना वायरस। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि खसरा किसके संक्रमण के कारण होता है। देखिए भी बताया, खसरा रोग आपका विषाणु के कारण होता है। अगला फ्रेंड्स, चाय में लाल लाल रक्त रोग किसके कारण होता है, ठीक है। चाय में जो लाल रक्त रोग होता है किसके कारण होता है फ्रेंड, तो हरे शैवाल के कारण होता है। चाय में जो लाल रक्त रोग होता है किसके कारण होता है, तो हरे शैवाल के कारण होता है। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि नींबू का कैंकर रोग, देखिए ये भी पूछा जा सकता है, कैंकर रोग किस में होता है, तो नींबू में। तो नींबू का जो कैंकर रोग होता है किसके कारण होता है, तो ये जीवाणु के कारण होता है, ठीक है, याद रखिएगा, जीवाणु कारण। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि काली खांसी से बचाव के लिए शिशु को कौन सा टीका दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। काली खांसी से बचाने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। और किसके किसके बचाने के लिए फ्रेंड्स, तो डी से देखिए इसी में आंसर है। डीपीटी है जो मुख्य रूप से 3 बीमारी की टीका के बचाव के लिए किया जाता है। डीपीटी आज से कभी नहीं भूलिएगा। डी से डिप्थीरिया, टी से टिटनेस, और पी से क्या होता है, काली खांसी, ठीक है। तो काली खांसी से बचाव के लिए किसका, तो डीपीटी का, और आपका डिप्थीरिया से बचाव के लिए डीपीटी का टीका, और टिटनेस के बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल को लिखते हैं, 66 नंबर सवाल है, 2,4-D का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। बहुत अच्छा है, ये 2,4-D इस तरह से दिया रहेगा फ्रेंड्स, शाकनाशी के रूप में किया जाता है। किसके, शाकनाशी के रूप में किया जाता है। 66 नंबर, बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन से जंतु उपयोगी होते हैं, तो मधुमक्खी होते हैं फ्रेंड्स, ये उपयोगी होते हैं। इस टाइप का सवाल भी पूछा जा सकता है। अगला फ्रेंड्स, वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित की जाती है, कैसे निर्धारित, वृक्ष का आयु कैसे पता किया जाता है, तो उसके तने में निर्मित जो वलय होता है फ्रेंड्स की संख्या के आधार पर आकलन किया जाता है वृक्ष की आयु, ठीक, कैसे पता चलता है, तो उसके तने में जो वलय होता है उसको गिन कर करके उसके आधार पर बताया जाता है। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स, गर्भ निरोधक गोलियां की खोज किसने किया था, पिकनस ने। खोजकर्ता का कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा, बहुत पहले से मैं कहता आ रहा हूँ। तो गर्भ निरोधक गोलियां का खोज किसने किया था, पिकनस ने। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक लिखा था, ये भी याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 71 को देखते हैं कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आपको किसे मिला था, अमर्त्य सेन को मिला था। अगला सवाल को लेते हैं फिर, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। कार्ल मार्क्स को समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। फटाफट रिवीजन कर ले फ्रेंड्स। अगला है फ्रेंड्स कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। अगला सवाल को लेते हैं, कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधियां भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये सभी जो आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे आपका देखिए फ्रेंड्स, औद्योगिक निर्माण विनिर्माण या सभी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि सेवा परिवहन एवं संचार बैंकिंग एवं बीमा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये सब सभी याद रखिएगा। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही थी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में आपका आर्थिक विकास दर सबसे अधिक रही थी, ठीक है। अब आपका है फ्रेंड्स कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास सबसे कम कहेगा तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर रहा था, सबसे अधिक 11वीं पंचवर्षीय योजना में रहा था। अगला आपका फ्रेंड्स कि वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि वर्तमान में किस राज्य में अवस्थित प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। कम सबसे ज़्यादा आपका कहाँ है, बिहार में। सबसे अधिक आपका कहाँ है, तो गोवा में है। जैसे रिवीजन वीडियो फ्रेंड्स सबको एक नज़र जरूर देख लीजिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर भारत विश्व में कौन सी सबसे बड़ी अवस्था है। तो सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। पहले भी ये सब प्रश्न मैं आपको बताया हूँ, बहुत बार बताया हूँ फ्रेंड्स। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है, तो आपका जो सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है, ठीक है। भारत के में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो ये सब क्वेश्चन अर्थशास्त्र का बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। आगे है कि भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार किया था, तो सर एम विश्वेश्वरैया ने किया था। भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने, सर एम एस विश्वेश्वरैया ने करवाया था। 82 नंबर सवाल को देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। अभी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, फटाफट जिनका एग्जाम है फ्रेंड्स सभी से लेकर सवेरे तक आप लोग फटाफट इसको देख लीजिएगा, इसका पीडीएफ भी देख लीजिएगा, ठीक है। रिवीजन हो जाएगा, या आपका चलते फिरते भी आपका रिवीजन हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, 6 अगस्त, डेट याद रखिएगा, 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। 83 नंबर सवाल को देखिए, देश में समाजवादी
समाज की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिया गया था। देश में समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिया गया था। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? हैराट डोमर पर आधारित था, योजना पर आधारित था, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस पर आधारित था। तो ये इसमें से एक सवाल भी पूछने वाला, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो देश में समाजवादी समाज की स्थापना संकल्प किस पंचवर्षीय योजना? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? महालनोबिस पर था। और प्रथम किस पे था? हैराट डोमर पर था। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा कृषि पर जोर दिया गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आपको उद्योग धंधा पर जोर दिया गया था। ये भी याद रखिएगा, ये सब पढ़ाया हुआ सबको मेरे ख्याल से याद भी होना चाहिए। कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना में है जो ऋणात्मक किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना में ऋणात्मक प्रदर्शित किया था। अगला सवाल को लिखते हैं फ्रेंड्स, द एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? गुन्नार मिडल है जो एशियन ड्रामा के लेखक है, ठीक है। अगला सवाल को लेते हैं कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो बोरलॉग को कहा, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे। पूछा जा सकता है कि जो बोरलॉग थे ये कहाँ के निवासी थे? तो आप अमेरिका के निवासी थे। उन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये आपका गॉडगिल मॉडल पर आधारित था, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स कि निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी है? ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का नाम 5 वर्ष पड़ा है फ्रेंड्स, लेकिन ये 1 साल पहले समाप्त हो गई थी, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना निर्धारित समय से। अगला फ्रेंड्स, गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? ये भी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम आपका पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? यह आपका आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था, बहुत इंपॉर्टेंट है। छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। तो ये करीब करीब सभी तरह का क्वेश्चन मैं टच किया हूँ फ्रेंड्स। अगर आप लोग को याद नहीं रहे करते हैं फ्रेंड्स अच्छी तरह से, तो फिर इसमें मेरा दोष नहीं है। सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 92 नंबर सवाल, विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम 1975 में शुरू किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि है कितना? 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 31 मार्च 2017 तक है, याद रखिएगा इसमें 12 से 17 ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का। 94 नंबर सवाल को, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के आरंभिक वर्षों में हुई थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के आरंभिक वर्षों में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी। सर्व शिक्षा अभियान SSA शॉर्ट फॉर्म, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है फ्रेंड्स। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स, 11वीं पंचवर्षीय का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्रतर एवं समावेशी विकास, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीव्रतर, पूरा तीव्रतर और समावेशी विकास था, जो आपका तीव्रतर एवं समावेशी विकास का 11वीं पंचवर्षीय का योजना था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए इसमें क्या फ्रेंड्स, तीव्रतर, धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास, ठीक है, और सतत हो जाएगा इसमें रहेगा, ठीक है। और इसमें है तीव्रतर एवं समावेशी विकास, लेकिन इसमें अधिक लगा रहेगा, ठीक है, अधिक समावेशी अधिक तीव्रतर, ठीक है, इस तरह से रहेगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का अधिक लगा रहेगा तो 12वीं में चल जाएगा फ्रेंड्स, अधिक नहीं लगा रहेगा तो तीव्रतर समावेशी विकास 11वीं में हो जाएगा। सवाल नंबर 97 को देखिए, 1982 में नाबार्ड तथा एग्जिम बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत है? इसमें 2 सवाल बन रहा है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था, और कौन सा? एग्जिम बैंक का भी हुआ था। तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपका नाबार्ड का स्थापना हुआ था। इस तरह से घुमा डीप से पूछा जा सकता है। सवाल नंबर 98 के देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? प्रथम गवर्नर कौन पूछा जा रहा है, ठीक है, न कि शशिकांत दास आप मार दीजिएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर आसवार्न स्मिथ थे। वर्तमान में कौन है फ्रेंड्स आपका? जो शशिकांत दास है। वर्तमान में अगर पूछा जाए SBI का वर्तमान में आपका गवर्नर जनरल कौन है या गवर्नर अध्यक्ष कौन है, जो भी पूछे फ्रेंड्स तो शशिकांत है, ठीक है, शशिकांत दास है। सवाल नंबर 99 को देखें, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। RBI की स्थापना कब की गई थी? 1935 ईस्वी में। अगला फ्रेंड्स, इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? तो देखिए इंद्रधनुष रहेगा फ्रेंड्स तो आपका ये बैंकों की वित्तीय सुधार से है। सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। भारत का प्रथम निजी बैंक कौन सा था? इलाहाबाद था, जो भारत का प्रथम निजी बैंक पूछ रहा है, प्रथम निजी बैंक था। चलिए अगला सवाल को देखिए, निजी बैंक कह रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका
102 नंबर सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की अवधि क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा अवधि 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक है होता है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग किया गया। आप ध्यान से देखिए क्या चेंजिंग है। पहले कितना चलता था, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक चलता था। लेकिन अब क्या किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने लेखांकन वर्ष को जुलाई जून से परिवर्तित कर अप्रैल मार्च कर दिया, ठीक है ना। अप्रैल और मार्च कर दिया। पहले कहाँ था, जुलाई और जून था। अब क्या कर दिया, अप्रैल से मार्च कर दिया है। करने का निर्णय, इसके अंतर्गत आगामी लेखा वर्ष जुलाई 2020 से 21 मार्च और 2021 तक 9 महीने की अवधि का होगा, यानी कि आपका 9वें महीने का अवधि होगा। अब फिर मार्च आएगा फ्रेंड्स, उसके बाद से क्या चेंज हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, उसके 50 सभी लेखा वर्ष कितना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसका चेंज हो गया है। पहले जो आरबीआई का लेखा वर्ष था 1 जुलाई से जून चलता था, ठीक है। अब क्या हो गया फ्रेंड्स आपका, तो अप्रैल से मार्च हो गया, यानी कि आप 1 अप्रैल से कितना 31 मार्च तक हो गया। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला है नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है, बैंकिंग संरचना सुधार से है। आप लोग वेबसाइट पर जाकर जरूर पढ़िएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और कोई पैसा भी नहीं लगता है, ठीक है। बाकी जगह तो पैकेज देते हैं फ्रेंड्स, या तो वेबसाइट पर देते हैं तो उसमें पैसा खोजते हैं, लेकिन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को अवेलेबल करा रहा हूँ, तो वहाँ पर जाकर जरूर पढ़ें। देखिए आपका ये लिखा हुआ GK mastermind.com या GK mastermind खाली गूगल में करिएगा फ्रेंड्स, आ जाएगा सारा टोटल सब प्रैक्टिस सेट आ जाएगा। और उस पर होम पेज है, वहाँ पर देख देख के आप लोग पढ़ लीजिएगा। GK mastermind खोलते जाइएगा, आपको पढ़े। इसी संबंध में वीडियो भी बना दिया हूँ और इस पर अभी काम चालू है फ्रेंड्स। आगे आपका तैयारी के लिए मेरा वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट सब दिन मैं उस पर बताऊंगा फ्रेंड्स, और अच्छी तरह से आपको उसमें बहुत सारा प्रैक्टिस कम से 10 से 20 ईयर में उसमें जीके जीएस आप लोग को अवेलेबल करा दूंगा, ताकि कोई भी एग्जाम हो फ्रेंड्स तो चलते फिरते उस पर भी प्रैक्टिस करें। सभी तरह से पढ़िएगा तभी ठीक रहेगा। किताब से पढ़ें, यूट्यूब से पढ़ें, वेबसाइट से पढ़ें, सभी तरह से पढ़ें। अगला फ्रेंड्स, किसान क्रेडिट कार्ड किससे संबंधित है, तो उपयोग एवं निवेश शाखा से संबंधित है। किसान क्रेडिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसान क्रेडिट कार्ड किससे संबंधित है, तो उपयोग एवं निवेश शाखा से आपका संबंधित है। 105 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक का पूछ रहा है, तो 1955 ईस्वी में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। अभी आरबीआई का स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स, अभी हमने देखा 1935 ईस्वी, लेकिन आपका रहेगा एसबीआई का, ठीक है। एसबीआई का रहेगा तो 1955 में हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के किस बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित की। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, तो भारतीय स्टेट बैंक है जो आपको चीन में पहली शाखा स्थापित की है। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स कि भारत के किस निजी भारतीय बैंक ने सर्वप्रथम चीन में सर्वप्रथम शाखा स्थापित की। 2 बार हुआ है निजी बैंक, आपका सरकारी नहीं। तो निजी बैंक में सबसे पहले चीन में आपका चीन में स्थापित कौन किया, तो एक्सिस बैंक किया। निजी बैंक है जो एक्सिस बैंक रहेगा फ्रेंड्स। ऐसे जनरली सरकारी बैंक में भारतीय स्टेट बैंक रहेगा। रेपो दर का नियमन कौन करता है, आरबीआई करता है। भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर का नियमन कौन करता है, तो आरबीआई करता है। हो सकता है पूछा जाए। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि भारत में मुद्रास्फीति मापन का सबसे लोकप्रिय माप क्या है, तो इसका क्या है फ्रेंड्स, लोकप्रिय माप तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, ठीक है। सीपीआई है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारत में मुद्रास्फीति का मापन का सबसे लोकप्रिय माप पद्धति क्या है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक याद रखिएगा, यानी सीपीआई। अगला फ्रेंड्स आपका कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा संकलित किया जाता है, कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा संकलित किया जाता है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं क्या कहलाते हैं। वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं क्या कहलाती है, तो रिवर्स रेपो दर के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, रिवर्स रेपो दर के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि भारत में कृषि आयकर सबसे पहले कहाँ और कब लगाया गया था, तो बिहार में कृषि आयकर सबसे पहले 1938 में लगाया गया था। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क किस कर के अंतर्गत आते हैं, तो देखिए सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क सभी अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि किस देश में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था। सबसे जीएसटी पहले कहाँ, फ्रांस में लागू था, हो सकता है पूछा जाए। और अगला सवाल आपका आएगा फ्रेंड्स कि भारत में सबसे पहले कौन सा राज्य किया था, तो असम है, ये भी याद रखिएगा। आगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर किस देश में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था, फ्रांस में किया गया था। सवाल नंबर 115, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी परिषद का गठन का प्रावधान किया गया। टॉप मोस्ट वीवीआईजी के जीएसटी कौन सा अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद 279 का ए, याद रखिए 279 का ए में आपको जीएसटी संबंधित आपको वर्णन मिलेगा। ये हो सकता है पक्का क्वेश्चन पूछा जाए, अगर बहुत पूछने लायक क्वेश्चन है ये भी स्टूडेंट, तो याद रखिए कितना 269 के ए में रखा गया है जीएसटी को। और अगला सवाल आ गया फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले देश कौन से ने किया था, फ्रांस ने ना। भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है।
कब से जीएसटी लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से, एकदम माइंड में फिट करने। भारत में जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड सर्विस टैक्स ना, ये भी याद रखिएगा। तो भारत में लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 से हुआ, इसको माइंड में जरूर फिट कर लें। और सबसे पहले कौन सा राज्य में ये लागू हुआ था? तो आपका असम राज्य में लागू हुआ था, ये भी याद रखिएगा। जीएसटी लागू करने वाला भारत वाला प्रथम राज्य असम है। अगला सवाल को 117 नंबर सवाल को देखते हैं। काले धन को सफ़ेद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चलिए जान लें फ्रेंड्स, मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि मोड वैट तथा सेन वैट किससे संबंधित है? ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? तो सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मोरारजी देसाई हैं जो भारत में सबसे ज़्यादा बजट पेश किए हैं। अगला सवाल को देखते हैं 120 में, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इससे संबंधित आप जरूर एक याद रखिएगा, करनाल में है। जैसे कि आपका आलू संसाधन केंद्र कहाँ, अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शिमला में है। टबैको रिसर्च सेंटर कहाँ है? राजमुंदरी में है। तो ये सब आप लोग जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसी तरह से भारतीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है? करनाल में है। टबैको रिसर्च सेंटर कहाँ है? तंबाकू शोध संस्थान कहाँ है? तो आपका राजमुंदरी में है। और आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है फ्रेंड्स आपका? तो ये आपका शिमला में है। तो ये जरूर पूछेगा। तो अभी देखिए भारतीय डेयरी अनुसंधान कहाँ? करनाल में पड़ता है। अगला सवाल को देखते हैं कि भारतीय जूट कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये कृषि जूट अनुसंधान बैरकपुर में है। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? ये कटक में है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कब तथा किस देश के सहयोग से हुआ था? इसका तो सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखेगा। तो देखिए राउरकेला हुआ था जर्मनी के सहयोग से 1955 ईस्वी में। और इससे ये तो हो गया आपका राउरकेला जर्मनी से, ठीक है। और इसके से कौन कौन है ये भी देख ले। भिलाई किससे हुआ था फ्रेंड्स? तो भिलाई पूर्व सोवियत संघ रूस की मदद से 1955 में। दुर्गापुर ब्रिटेन की मदद से, ये भी 1955 में। और बोकारो पूर्व सोवियत संघ रूस की मदद से 1964 में, ठीक है। तो सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अगर रहे आपका राउरकेला कहाँ की मदद से हुआ था? जर्मनी से। और आपका बोकारो और भिलाई आपका पूर्व सोवियत संघ रूस से। और दुर्गापुर ब्रिटेन से। तो इसका तो ट्रिक भी बताया फ्रेंड्स। दुर्गा जी कहाँ से आए? ब्रिटेन से आए। आपको केला कहाँ से लाना है? राउरकेला से केला निकाल लिए। केला कहाँ से लाना है? जर्मनी से लाना है। तो देखिए पकड़ा रहा है ना, केला कहाँ से लाना है? जर्मनी से लाना है। अर्थात राउरकेला का स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुआ। दुर्गा जी कहाँ से आए थे? ब्रिटेन से आए थे। इसका मतलब दुर्गापुर किसके सहायता से? ब्रिटेन से हुआ था। जब ये दो हो गया तो भिलाई और बोकारो क्या हुआ? रूस गया। रूस मतलब नाराज हो गया। अब देखिए कितना अच्छा सेंटेंस बना। बोकारो भिलाई रूस गया, ठीक है। रूस गया, कहाँ गया? रूस गया। तो आप देखिए क्लियर हो गया। तो बोकारो भिलाई रूस, सोवियत संघ रूस से। दुर्गा जी कहाँ से आए? ब्रिटेन से। अकेला लाना है कहाँ आपको फ्रेंड्स? तो आपका चल जाना है जर्मनी से, ठीक है। तो राउरकेला जर्मनी से। सबका मेरे ख्याल से याद हो गया होगा ट्रिक। एक बार फिर रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप इसको अच्छी तरह से कर ले। केला, राउरकेला से केला शब्द को निकालें। केला का हमको कहाँ से लाना है? जर्मनी से लाना है। यानी कि राउरकेला जर्मनी के सहयोग से बना था। और रूसा कौन कौन? बोकारो और भिलाई रूस गया, यानी पूर्व सोवियत रूस से। दुर्गा जी कहाँ से आए? ब्रिटेन से। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, दांडेकर रथ फार्मूला किससे संबंधित है? गरीबी रेखा के निर्धारण से। ये रिवीजन वीडियो फ्रेंड्स, फटाफट करते चलें। 125 नंबर सवाल को, 125 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा आपको दिया गया था, याद रखिएगा, छठी पंचवर्षीय योजना में। और पांचवी पंचवर्षीय योजना भी इससे संबंधित था फ्रेंड्स, लेकिन नारा मुख्य रूप से आपका छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी की है? तो देखिए ये भी क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ। संरचनात्मक प्रकार की बेरोजगारी भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। इसके बाद में फ्रेंड्स आपका है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पर प्रारंभ किया गया था? ये भी सवाल पहले कराया जा चुका है। तो 1952 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पर प्रारंभ किया था? 1952 में किया गया था। 128 नंबर सवाल को देखिए, तेंदुलकर समिति का संबंध किससे? गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या, उससे तेंदुलकर समिति संबंध है। चलिए फ्रेंड्स इस तरह से याद करिए। सचिन तेंदुलकर का नाम सुनेंगे तो तेंदुलकर क्या है? दिल के बड़े आदमी है फ्रेंड्स, और वो गरीबों को मदद करते हैं। तो तेंदुलकर जी किसको मदद करेंगे? गरीब को मदद करेंगे। अब देखिए कभी नहीं भूलिएगा, तेंदुलकर आपका गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या को मदद करते हैं। कौन? तो सचिन तेंदुलकर। इस तरह से याद रखें। अगला सवाल जैसे मल्होत्रा वाला बताया था, मल्होत्रा समिति किससे है? तो बीमा से है। क्योंकि बताया था कि आपको बीमा करवाना है तो किससे करना है? तो आपको मल्होत्रा से करवाना, मल्होत्रा जी से करवाना था। इसे याद रखें, कुछ ट्रिक्स याद रखें। अगला सवाल है कि निर्धनता उन्मूलन के लिए विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1982 ईस्वी में किया गया था विश्व सूत्रीय कार्यक्रम। अगला सवाल है फ्रेंड्स
एड्रागोगी किससे संबंधित है? ये आपका प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। एड्रागोगी किससे संबंधित है? प्रौढ़ शिक्षा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, याद रखिएगा। एड्रागोगी किससे संबंधित है? प्रौढ़। प्रौढ़ मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स, प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। 131 नंबर सवाल को देखें, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट, 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया था? 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया था। ये पहले भी मैं करा चुका हूँ। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ये भी हो सकता है पूछा जाए। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड फ्रेंड्स अब मैं पहले करा चुका हूँ प्राथमिक शिक्षा से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित? प्राथमिक शिक्षा से। अगला सवाल फ्रेंड्स ये भी देखिए कराया हुआ है, भारत में शिक्षित बेरोजगारों का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो केरल में है। ठीक है, 2 क्वेश्चन रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, पहले भी मैं करा चुका हूँ। अब चलिए अगले सवाल को देखते हैं कि भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना था? टॉप मोस्ट VVI तो 1945 में है जो आपका भारत है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य बना था। अगला सवाल को देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का फ्रांस पेरिस में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। सब याद रखिएगा। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य किस वर्ष बना? बहुत इंपॉर्टेंट है, कब बना था? भारत है जो विश्व व्यापार संगठन का कब बना था? WTO। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड, WTO का सदस्य कब बना था? तो 1995 में भारत इसका सदस्य बना था। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? मुद्रा कोष का कहाँ? वाशिंगटन DC। याद रखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन DC है। साथ साथ में विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में। ये भी याद रखिएगा। एपेक का मुख्यालय कहाँ? अपेक होता है फ्रेंड्स, एक ओपेक होता है, दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। और आप लोग कन्फ्यूज करने के लिए यहाँ पर आपको दे देगा, एक तेल से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, एक आपका अपेक है। अपेक का मुख्यालय सिंगापुर में हो जाएगा, लेकिन पूछेगा आपका फ्रेंड्स ओपेक, एक ओपेक रहेगा तो इसका होएगा वियना। वियना कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रिया में पड़ता है। तो देख लें यहाँ पर, ध्यान से याद रखें, अपेक APEC के, ओपेक OPEC के। थोड़ा सा यहाँ पर ए है, यहाँ पर पी है, ठीक है, ओ है, यहाँ पर ए है, तो दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। अपेक बोलेगा तो अपेक मतलब हो जाएगा सिंगापुर। ओपेक बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा आपका? वियना ऑस्ट्रिया। अपेक अबेक कुछ भी कर ले फ्रेंड्स, अबे सिंगापुर जाएगा, कुछ भी इस तरह से ट्रिक बैठा लें। यानी अपेक हो गया आपका सिंगापुर, और बच गया ओपेक, यानी कि कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया। अगला है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। अब देखिए इसके बारे में डिटेल देख लें। सार्क की स्थापना कब हुआ था? 1985 ईस्वी में। याद रखिए, भारत पाकिस्तान, इसमें टोटल कौन कौन देश है? भारत पाकिस्तान देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 देश है। ठीक है, इसके सदस्य देश कितना? 8 है। कौन कौन है? तो याद रखिएगा सभी का, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, ये सभी है जो अफगानिस्तान, इसके सदस्य देश हैं। इसका स्थापना 1985 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ? काठमांडू में। अगला है, राजा चलैया समिति किससे संबंधित है? तो ट्रिक से बताया हुआ है कि राजा लोग ज़्यादा चिल्लाता है, क्या मांगते हैं? तो कर, यानी टैक्स मांगिएगा राजा लोग से तो ज़्यादा चिल्लाएगा। ठीक है, राजा चलैया समिति किससे है? कर सुधार से है। एक आता है गोईपुरिया समिति। ठीक है, गोईपुरिया समिति किससे है? तो गोरपुरिया आपका बैंकिंग सुधार से है। ठीक है, बैंकिंग से संबंधित है वो भी याद रखिए, गोईपुरिया समिति। ठीक है, गोरपरी कहाँ होते हैं? बैंक में होते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ भी बैठा लें, याद रखिएगा। राजा चलैया समिति किससे संबंधित है? आपका कर सुधार से। अब देखिए, जो राजा है फ्रेंड्स उससे कर मांगिए तो क्या चिल्लाने लगेगा? देखिए, कभी भूलिएगा जिंदगी में, कभी नहीं भूलिएगा। राजा चलैया समिति किससे? कर सुधार से है। मल्होत्रा जी, ये भी बताया था, मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? तो आपको बीमा किससे जाके करवाना है? मल्होत्रा जी से करवाना है। अगला सवाल, दंतेवाला समिति किससे संबंधित है? बेरोजगारी के अनुमान से। ठीक है, दंते बेरोजगार लोग क्या कर रहे हैं? दांत दिखा रहे हैं, हंस रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दंतेवाला समिति किससे संबंधित है? तो कुछ भी ट्रिक कहीं जहां बैठता हूं वहां पर बैठा लिया, बेरोजगारी के अनुमान से है। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि डॉक्टर विजय केलकर समिति किससे संबंधित है? प्राकृतिक गैस मूल्य से डॉक्टर विजय केलकर समिति का संबंध है। अगला सवाल क्या फ्रेंड्स कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 ईस्वी में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। 154 नंबर सवाल को देखें, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, सॉरी हाँ, डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाता है। तो सभी याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है कि भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला फ्रेंड्स की जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया था? तो वाल्टर जी रॉसन ने किया था 1986 ईस्वी में, जैव विविधता। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का तो किसने किया था? वाल्टर जी रॉसन। कब? 1986 ईस्वी में। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स की
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में आपका चेन्नई में। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। रेड डाटा बुक क्या है, नाम सुने होंगे। तो क्या है? विलुप्त होने के कगार पर खड़ी संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की सूची, पौधों भी और पशुओं को दोनों को सूची, ध्यान रखिएगा, रेड डाटा बुक। अगला सवाल है फ्रेंड्स, रेड डाटा बुक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा निकाली जाती है, किसके द्वारा? IUNC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, IUNC का फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखें। इसी के द्वारा रेड डाटा बुक आपको प्रकाशित की जाती है, निकाली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है IUCN। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स कि IUNC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ नेचर का मुख्यालय कहाँ है? इसका आपका स्विट्जरलैंड ग्लैंड में पड़ता है। ठीक है, ग्लैंड में है जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स, रेड डाटा बुक को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था? 1966 में प्रदर्शित किया गया था। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि रेड डाटा बुक में संकटापत्र जीवों को किस रंग से दर्शाया गया? बहुत अच्छा सवाल। तो देखिए, जो संकटापत्र जीव है उनको पिंक रंग से दर्शाया गया है। ठीक है, रेड बुक में। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स 163, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन से दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसने? 2011 से 2020 के दशक को घोषित किया गया है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि रामसर संधि किससे संबंधित है? रामसर संधि आपको आर्द्र भूमि संरक्षण व संवर्धन से संबंधित है। अगला सवाल है विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि विश्व जल दिवस कब मनाया? ये तो पक्का पूछे जाने वाला है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मार्च को ही बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 मार्च 1912 में आपको फ्रेंड्स बिहार और उड़ीसा सहित बंगाल से अलग हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो 22 मार्च को विश्व बिहार राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। साथ साथ में 22 मार्च को आपका क्या मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो आपका विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। चलिए, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये दो में से एक जरूर आएगा। तो देखिए, अभी इसका भी डेट है जो क्या है आपका? अप्रैल है। लेकिन इसमें कन्फ्यूज होता है फ्रेंड्स, तो इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ। तो याद रखिएगा, यहाँ पर पृथ्वी है। अब देखिए, पृथ्वी में प आ रहा, अप्रैल में प आ रहा है ना, तो 22 अप्रैल जिसमें आपका प आएगा वो पृथ्वी दिवस में चला जाएगा। अब देखिए, कन्फ्यूज होगा? कभी नहीं कन्फ्यूजन होगा। तो थोड़ा सा भी तुकबंदी कीजिए। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो कन्फ्यूज हो जाएगा, ऑप्शन में रहेगा तो 22 मार्च रहेगा, 22 अप्रैल रहेगा। अब कन्फ्यूज नहीं होगा। जैसे ही पृथ्वी यहाँ पर देखिएगा मार्च में प है या अप्रैल में प है? किस में प है? देखिए तो किस में है? अप्रैल में है ना। अब तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स, आप मुझवानी कोई भी पूछेगा उसके पहले ही आप जवाब दे सकते हैं। 22 मार्च और 22 अप्रैल में तुरंत डिफरेंट अंतर कर सकते हैं। है तो अच्छा ट्रिक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो देख लेंगे, पृथ्वी पर से डेट तो सेम ही है 22 से, तो इसका इसमें पर यानी ऑप्शन नंबर इसका 22 अप्रैल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बोलने की आदत पड़ गई फ्रेंड्स, क्योंकि ऑप्शन वाला ही प्रश्न आप लोगों को प्रोवाइड कराता था, लेकिन कम समय के चलते मैं करा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, वेबसाइट पर जाकर के आप लोग जरूर पढ़िएगा। ठीक है, आपका gkmastermind.com गूगल में सर्च करना है, वहाँ पर जाकर के पढ़िएगा, काफ़ी फायदा होगा फ्रेंड्स आगे के लिए। और वेबसाइट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तभी मैं भी कोई पोस्ट लिखूंगा तो उसका नोटिफिकेशन जाएगा। वहाँ पर सरस्वती माता का फोटो है, सब्सक्राइब का आता है ऑप्शन, कर करके अलाउ बटन दबा दीजिएगा। विश्व जैव विविधता संरक्षण, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 169 नंबर सवाल का, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी भी रिपीट किया फ्रेंड्स, 5 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका, अब देखिए दिवस से संबंधित जो इस सब सभी को रट जाइएगा। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ हम लोग क्या देखे थे? विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस 22 मई को रहेगा। ठीक है, 22 मई को जैव विविधता संरक्षण दिवस रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स आपसे पूछ देगा, अगर जो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये सवाल तो आपको मैं लिख के कहता हूँ फ्रेंड्स कि पक्का कोई भी आपको 14 को पूछे या 21 को पूछे, लेकिन पक्का 100% पूछने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में सभी को जागरूक भी करना है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला है फ्रेंड्स विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी आपका 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स, विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर को विश्व वन्य प्राणी दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जैव विविधता है? तो 7 से 8% है। अगला सवाल देखिए, कलर नहीं हो पाया है कि राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका पोर्ट ब्लेयर में पड़ता है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति
अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ठीक है, तो आपका पोर्ट ब्लेयर में पड़ता है। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सभी को आपको पता होगा फ्रेंड्स। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर में पड़ता है। अगला आपका फ्रेंड्स कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ठीक है, तो किसने किया था, तो हैकले ने किया था। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था, तो आपका हैकले ने किया था। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दो तरह का क्वेश्चन इसमें कन्फ्यूज नहीं हुआ। इकोलॉजी है एक, ठीक है, एक इकोलॉजी है, एक इकोसिस्टम है, ठीक है। तो इकोलॉजी का हो जाएगा हैकले ने किया था, लेकिन रहेगा इकोसिस्टम का शब्द का प्रथम किसने किया था, तो एजी टांसले ने किया था। अगला है फ्रेंड्स आपका कि बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुएस ने किया था। कौन, एडवर्ड सुएस ने। अगला सवाल है फ्रेंड्स 180 नंबर सवाल, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स कि भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो देखिए भारत का पहला सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान जीव कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। इसकी स्थापना 1921 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स कि राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है, ये आपका है जो कर्नाटक में अवस्थित है। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो आपका कर्नाटक में अवस्थित है। अगला सवाल आपका है कि नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए नागर राष्ट्रीय होल का पार्क को किस नाम से जाना जाता है, तो राजीव गांधी नेशनल पार्क के से नाम से जाता है। अभी हमने देखा था यहाँ पर कि आपका राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ है, तो कर्नाटक में, देखें है ना। और इसी है फ्रेंड्स, इसका प्राचीन नाम क्या है, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, कर्नाटक में। तो याद रखिएगा राजीव गांधी नेशनल पार्क या तो नागर इसका ही नाम है। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, केरल में स्थित पेरियार अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, केरल का पेरियार अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है, यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यानी कि MAB क्या है एवं इसकी शुरुआत कब हुई, तो देखिए यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार करना है। इसकी स्थापना 1971 में हुआ था, MAB का। अगला सवाल है फ्रेंड्स का ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया कहाँ स्थित है, ये ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में क्वेश्चन टाइप करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों को शेयर करें। जितना मैं वर्क किया इस बार फ्रेंड्स उतना व्यूज़ मेरे वीडियो पे नहीं है, आप लोग शेयर जरूर करिएगा ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। 188 नंबर सवाल को देखिए, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है, ठीक है फ्रेंड्स, ताजे पानी का कह रहा है, ठीक है, तो लोकटक झील भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, ताजे पानी का है, जो कहाँ है, मणिपुर में है। ऐसे पूछेगा फ्रेंड्स मीठे पानी का तो बुलर झील सभी को पता है, लेकिन ताजे पानी का पूछेगा तो लोकटक झील। ये लोकटक झील कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स आपका, तो देख लीजिएगा मणिपुर में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट, नंदा देवी जैव मंडल आपका उत्तराखंड में पड़ता है। अगला सवाल का शीत मरुस्थल, ठीक है, कोल्ड डिजर्ट जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, शीत मरुस्थल यानी कि कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। 91 नंबर सवाल को देखिए, 191 नंबर, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी, 1992 में हाथी परियोजना शुरू की गई थी भारत में। अगला सवाल को जंगली गधों का अभ्यारण्य भारत में कहाँ स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट, जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात राज्य के कच्छ के रण में स्थित है, ठीक है, कहाँ, गुजरात राज्य के कच्छ के रण में है। लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर में यह फैला भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। तो जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है, आपका गुजरात में। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि एक सींग वाला गेंडा भारत के किन राज्यों में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल और असम में, खास करके असम में पाया जाता है फ्रेंड्स। काजीरंगा आप लोग सुने होंगे, तो पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स, गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया है, गिर के शेरों के लिए। इसका राइट आंसर है श्योपुर, कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश जिले के पालपुर कूनो नामक वन्य जीव अभ्यारण्य का चयन किया गया है। चयन एशियाई शेरों को पुनर्प्रविष्ट स्थल के रूप में किया गया है। अगला सवाल को देखते हैं, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला सवाल को देखते हैं,
मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में स्थित है। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान भारतीय सारंग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान सारंग के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल को देखते हैं। 1997 भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य है? तो सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य की संख्या मध्य प्रदेश में, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा वन भी पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल आपका फ्रेंड्स की कौन सा राज्य कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। 1999 के देखे भारत में स्थित कौन सा नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है? तो फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन है? तो मणिपुर में स्थित केईबुल लाजमाओ, याद रखिए केईबुल लाजमाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जो कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? आप मणिपुर में पड़ता है। चलिए सवाल नंबर 200 को देखते हैं फ्रेंड्स। ये 200 प्रश्न, अभी 40 प्रश्न और देखना है फ्रेंड्स। अब 40 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ठीक है, इसमें सभी का आपका दिया हुआ है, ऑप्शन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो फटाफट गेस करते चलिएगा। आंसर यहीं पे है। बहुत टॉप मोस्ट जीके, अयोध्या राम मंदिर का फैसला कब हुआ? चलिए फटाफट गेस करते चलिएगा। 200 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या राम मंदिर का फैसला कब हुआ था? तो 9 नवंबर 2019 को ये फैसला हुआ था। कब? 9 नवंबर। माइंड में फिट कर ले, क्वेश्चन आपको पूछने वाला 14 को पूछे या 21 को पूछे। अयोध्या राम मंदिर का फैसला 9 नवंबर 2019 में आया था। आंसर यहाँ देख ले। अगला सवाल है गणतंत्र दिवस 2021 के मुख्य अतिथि कौन है? तो कौन अतिथि थे फ्रेंड्स? तो बीत गया है। अतिथि थे कौन थे? तो बोरिस जॉनसन, जो ब्रिटेन के थे प्रधानमंत्री, लेकिन कोरोना काल की वजह से कुछ कारण से नहीं आ सके थे। तो गणतंत्र दिवस 2021 के मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट बोरिस जॉनसन हो जाएगा। ठीक है, बोरिस जॉनसन। अगला सवाल को लेते हैं। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? सभी पता है एस जयशंकर है। चलिए अगला सवाल को लेते हैं कि कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत अच्छा है। आप कह रहे हैं फ्रेंड्स कि कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान की पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी, कैलाश सत्यार्थी इसके लेखक हैं। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं। फीफा क्लब 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2021 में फीफा क्लब का मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जापान करेगा। ठीक है, कौन करेगा? जापान करेगा। सवाल नंबर 205 को देखिए। किस देश ने अपनी सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है संसद का नया भवन किस परियोजना के तहत बन रहा है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स 206 नंबर का। तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ है, सेंट्रल विस्टा परियोजना के अंतर्गत। सेंट्रल यानी सी, ऑप्शन नंबर सी। आपका जो संसद का नया भवन किस परियोजना के तहत बनाया जा रहा है? तो सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने वाला पहला देश कौन बन गया? टीकाकरण सबसे पहले कहाँ? रूस में हुआ था फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है? 2020 में रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? सवाल नंबर 208 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका राजकमल झा को दिया गया है। राजकमल ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 209 को देखें। दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड 2020 के विजेता कौन है? सवाल नंबर 209 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अनंगा विश्वास को दिया गया है। याद रखिएगा, दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 किसे? तो आपका अनंगसा विश्वास को दिया गया है। 210 को देखिए फ्रेंड्स कि गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे? तभी एक क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, कौन थे आपका? सॉरी फ्रेंड्स, ये आपका गणतंत्र दिवस 2020 का कह रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने क्या देखा था फ्रेंड्स? गणतंत्र दिवस 2021 का ना। गणतंत्र दिवस कब मनाया था सबको पता है? तो 21 आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है ना। तो गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे पूछा जा रहा है। राइट आंसर 210 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, जेयर बोल्सोनारो। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि ब्राजील के राष्ट्रपति थे कौन? जेयर बोल्सोनारो। 2020 में गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि थे ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। लेकिन 2021 में कहाँ था फ्रेंड्स? तो वहाँ बोरिस जॉनसन थे, जो अब किसी कारण से नहीं आए थे। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स देखिए, कलर नहीं हुआ ये। हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान किस राज्य ने शुरू किया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 211 का गेस के राइट आंसर मध्य प्रदेश ने सही किया, शुरू किया है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स आपका कि 2011 हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश। अगला सवाल आपको देखते हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? चलिए बिहार के उप मुख्यमंत्री दो है ना फ्रेंड्स, कौन कौन है आपका फ्रेंड्स? तो ए और
बी दोनों हो जाएगा, यानी तारा किशोर प्रसाद और साथ साथ में कौन, रेणु देवी है। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स, झारखंड के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर। सबको याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि 15 नवंबर 2000 कितना, 15,000 पूरे 2000 में, ठीक है, 15,000 पूरे 2000 में आपका बिहार से अलग राज्य झारखंड बना था 15 नवंबर को, याद रखिए 15 नवंबर को, ठीक है। ये किसी तरह से घुमा के पूछा जा सकता है, याद रखिए 15 नवंबर डेट याद रखना है। नई प्रोत्साहन योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? अगला सवाल 214 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपसे का ऑप्शन नंबर बी, खेल मंत्रालय ने शुरू किया है, ठीक है, खेल मंत्रालय ने। अगला सवाल है फ्रेंड्स, ये विश्व का पहला 6G सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया? कौन करेगा? चाइना करेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 6G सैटेलाइट। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका, दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित हो रहा है? कह रहा है दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित हो रहा है? अपना भारत में हो रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 217 को देखिए, ओला का नाम सुनेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना कहाँ स्थापित करेगा? ये कौन सा राज्य में करेगा? 2017 का तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ठीक है फ्रेंड्स। 18 नंबर सवाल को देखिए, 218 स्वाधीनता सड़क भारत और किस देश के बीच शुरू की गई है? तो भारत, स्वाधीनता सड़क भारत और बांग्लादेश करेक्ट आंसर होगा ना, ठीक है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका स्वाधीनता सड़क है, जो आपका भारत और बांग्लादेश के बीच में शुरू किया गया, याद रखिएगा स्वाधीनता सड़क, ठीक है। 218 219 नंबर सवाल को देखिए, 219 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी? विश्व की तीसरी, तो आपका हिंदी हो जाएगा, जो तीसरा स्थान पर है। अगला सवाल आपको देखते हैं फ्रेंड्स कि मेरा कोविड सेंटर ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। किसने? तो उत्तर प्रदेश ने। मेरा कोविड सेंटर ऐप किसने किया है? तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला सवाल, वन नेशन वन राशन कार्ड कितने राज्यों में लागू है? कितने राज्य में? तो टोटली 9 राज्यों में लागू है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, अगला सवाल आपका है, रामायण क्रूज सेवा किस नदी पर शुरू की गई है? सरयू नदी पे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? बताएं फ्रेंड्स, इसका बहुत बार गेस किए हैं। ऑप्शन ए में पंजाब, बी में आपका महाराष्ट्र, सी में पश्चिम बंगाल और डी में मध्य प्रदेश। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा ना, पश्चिम बंगाल में आपको टायर पार्क स्थापित किया जा रहा है। अगला सवाल को लेते हैं, देखिए, कोलकाता पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क बनेगा, इसमें बेकार हो चुके टायरों और उसके खराब हिस्सों से बनी कलाकृतियों को प्रदर्शित लगाई जाएगी। अगला फ्रेंड्स, राफेल की पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। राफेल जो आपका आया फ्रांस से आया फ्रेंड्स, किस देश से आया? फ्रांस से आया ना, याद रखिएगा आप। राफेल कहाँ से आया? फ्रांस से। कि पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है? तो शिवांगी सी बने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। सवाल नंबर 225 को देखें कि रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सीईओ और वर्तमान अध्यक्ष किसे? सुनीत शर्मा को बनाया गया। इसके पहले कौन थे फ्रेंड्स? आपको सब पता है, वीके यादव, तो तभी याद रखिएगा। तो रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सुनीत शर्मा है। नोट्स में लिखा हुआ रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और सुनीत शर्मा होंगे और नए अध्यक्ष भी है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि फिर सवाल नंबर 226 को देखें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख कौन है? तो कौन को बनाया गया था प्रमुख फ्रेंड्स? राकेश अस्थाना इसके प्रमुख है, ठीक है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि सीमा सुरक्षा बल का नए महानिदेशक कौन है? तो जो आपका नारकोटिक ब्यूरो के राकेश अस्थाना था फ्रेंड्स, उन्हीं को आपको बीएसएफ का नया महानिदेशक भी बनाया गया। ऑप्शन नंबर भी 227 का राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 28 को देखें, 228 डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 का विजेता कौन राज्य बना है? आपका बिहार है, जो डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 का विजेता बना है। बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, बिहार बना है। चलिए सवाल नंबर 229 को देखते हैं कि वर्तमान के बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो सभी शेख हसीना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, 230 नंबर सवाल, अफगानिस्तान में भारत के राजदूत कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर रुदेंद्र टंडन जो है, जो अफगानिस्तान में भारत के राजदूत हैं। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, यूपीएस के वर्तमान अध्यक्ष या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष 2020 कौन है? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर 2020 यानी कि कौन पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। आपका यूपीएससी का जो अध्यक्ष है जो कौन है फ्रेंड्स? तो आपका प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर देखिए फ्रेंड्स, 232 को देखते हैं कि किसानों से गोबर खरीदने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो आपका छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ है, जैसा है जो फ्रेंड्स किसान से गोबर खरीदता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, अच्छी पहल है। अगला सवाल है आपका, नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य ने शुरू की है? इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश ने, ठीक है, उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कौन सा योजना है? तो नवीन रोजगार छतरी योजना।
अगला सवाल को देखते हैं 234 नंबर सवाल को फ्रेंड्स, कि वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। 234 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, फटाफट गेस करें। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन सा होगा, एक एन.के. सिन्हा, एन.के. सिंह इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन कहाँ हुआ था। प्रथम बार ई लोक अदालत का आयोजन कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 200 यहाँ पर फ्रेंड्स 35 हो, यहाँ पर 36 देखें है आपका, कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के चेयरमैन कौन है। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स श्रीकांत माधव वैद है, जो आपका IOC के चेयरमैन है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 33 को देखें फ्रेंड्स, सवाल नंबर 35 हो गया 36, संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि कौन है। इसका हो जाएगा इंद्रमणि पांडे, इसका हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो इंद्रामणि पांडे। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स, कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, नई दिल्ली में हुआ। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्रथम अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ 23 फरवरी 2020 को आयोजित। इस सम्मेलन का विषय क्या था, न्यायपालिका और बदलती दुनिया। ठीक है, इसका जो विषय था जो न्यायपालिका और बदलती दुनिया। तो ये जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपका, कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, तो आपका नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और इसका जो विषय क्या था, तो न्यायपालिका और बदलती दुनिया था। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 229 को देखते हैं, कि किस राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया। आपका कर्नाटका ने मनाया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मास्क दिवस को कर्नाटका, याद रखेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस मनाया, कर्नाटका ने। 200 कितना हो गया फ्रेंड्स, ये सवाल नंबर 229। यहाँ देखिए टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइपिंग में आपका मिस्टेक हुआ है। कहाँ से मिस्टेक हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ से देख लेते हैं। जी हाँ, 237 है, उसके बाद में कितना आ गया, 238 आ गया फ्रेंड्स, उसके बाद में आपका 239 यहाँ होना चाहिए। ठीक है, 29 हो गया है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 239 होना चाहिए। तो कह रहा है फ्रेंड्स, किस देश ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटका ने। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं, लास्ट सवाल है। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट सवाल है, इसका जवाब दीजिएगा। बिहार सरकार ने बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो किसे बनाया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन, त्रिपाठी जी, यानी पंकज त्रिपाठी जी, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन देख लें, बिहार सरकार ने बिहार खादी ग्राम ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो आपको पंकज त्रिपाठी को बनाया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, 240 प्रश्न मैंने आप लोग का रिवीजन कराया, काफ़ी मेहनत लगा फ्रेंड्स क्वेश्चन टाइप करने में भी, और PDF बनाने में, और PDF भी इसका मैं आप लोग को दे रहा हूँ, और वीडियो रिकॉर्डिंग करने में भी आपको 1 घंटा करीब समय लग गया फ्रेंड्स। तो देखिए इतनी मेहनत करते हैं फ्रेंड्स, तो कम से कम आप लोग का फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और वेबसाइट पे आप लोग जरूर पढ़ें, GKmastermind.com लिखिए, या खाली GK मास्टरमाइंड भी अगर आप लिखिएगा फ्रेंड्स, देखिए 1 मिनट समय दीजिएगा, इस तरह से भी लिखिएगा, GK मास्टर आपका हो गया क्या, माइंड। ठीक है, GK मास्टरमाइंड गूगल में लिखिएगा फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट पे आ जाएगा। वहाँ पर आप जा करके फ्रेंड्स आराम से सारा प्रैक्टिस शीट देखिएगा, कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो आप लोग देखना शुरू करें फ्रेंड्स, आज से कल से ही। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं अभी पुनः सभी को एक बार मैं फ्रेंड्स शुभकामनाएं देना चाहूँगा, सभी को बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। आप वो लोग OMR शीट अच्छी तरह से भरिएगा, 2 प्रश्न कम बने चलेगा, लेकिन OMR शीट अच्छी तरह से भरना है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर गड़बड़ होता है तो सारा आपका मेहनत पे पानी फिर जाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बताया था फ्रेंड्स, सभी को जाना है, अच्छी तरह से जाना है, 9 बजे वहाँ पहुँच जाना है, पहचान पत्र आपको लेकर के जाना है, और रिक्स लेकर के कभी नहीं जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो छत के ऊपर, ट्रेन के ऊपर बैठ जाते हैं, बस के ऊपर बैठ जाते हैं, रिक्स लेकर के जाते हैं, बहुत ही गलत बात है। ठीक है फ्रेंड्स, ये गलत बात है, अपना सुरक्षा स्वयं देखिएगा। ठीक है, आप सुरक्षित रहिएगा तभी कुछ कर पाइएगा फ्रेंड्स। तो मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक। और फ्रेंड्स आप लोग आइएगा तो उसका सोल्यूशन भी बहुत सारे स्टूडेंट लोग मुझे वानी बताते हैं, और कहीं से कुछ अगर मिलता है फ्रेंड्स तो उसका सोल्यूशन भी दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में अगर कुछ मिलता है मटेरियल तो वो भी मैं दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।